नमस्कार, फोकस हरियाणा की खास पेशकश गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनल त्रिवेदी। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे फॉरेन स्टडीज के बारे में, यानी अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, कौन कौन से देश कोर्सेज ऑफर करते हैं, कौन सी है वो टॉप यूनिवर्सिटीज जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और वीजा प्रोसीजर्स तक तमाम जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी इस खास पेशकश में। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है पीयूष मेहता, जो करियर मेंटर और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे वीरेंद्र पाल शर्मा, जो एक करियर काउंसलर है। साथ ही आपको बता दें कि आप लोग हमें फोन करके फॉरेन स्टडीज से रिलेटेड अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। पीयूष जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फॉरेन स्टडीज की कितनी रेलेवेंस है, स्टूडेंट्स फॉरेन जाकर पढ़ने के लिए क्यों अप्लाई करें? देखिए, देयर आर मेनी रीजंस फॉरेन जाके स्टूडेंट्स क्यों अप्लाई करें। द फर्स्ट रीज़न है कि बेसिकली जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से स्टडीज़ अपनी लेना चाहते हैं, डिग्रीज़ लेना चाहते हैं। इंडिया में बहुत कंपटीशन होने के कारण सबसे बड़ा फ्लॉ ये आ रहा है इंडियन सेक्टर में कि इतनी जल्दी आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलने के कारण बच्चा डिस्करेज होता है। लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ड्यू टू लेस पॉपुलेशन इन दोज कंट्रीज़ यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट भी उसमें अप्लाई करके पढ़ सकते हैं, एक रेनाउंड डिग्री ले सकते हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में अपने आप एक मैटर करेगी आपको। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज में स्टूडेंट्स वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए मैम, आजकल क्या है, इट डिपेंड्स के स्टूडेंट की क्या चॉइस है, किस कंट्री में जाना चाहता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखिए ऐसा है कि उनकी एक प्रेफरेंस रहती है कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में अगर अपॉर्चुनिटी मिले दैट वुड बी ए फाइन ऑप्शन फॉर देम। बट अदरवाइज़ ये है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, देयर आर नंबर ऑफ कोर्सेज विच यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग। सो इट लार्जली डिपेंड्स के कहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं, हमारे फंड्स कितने हैं, एंड हाउ द होल सिनेरियो अलाउज अस टू टेक एडमिशन इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़। पीयूष जी, आप हमें बताइए कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्हें इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जाना। देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम पे वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए, सिंगापुर। मेडिकल स्टूडेंट्स बेसिकली चाइना, रशिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को भी प्रेफर कर रहे हैं। सो देयर आर एम्पल ऑफ प्रोस्पेक्ट्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी रादर कंट्रीज़ हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी प्रेफरेंस पिछले दिनों में कम हुई हो, जिन्हें पहले स्टूडेंट्स प्रेफर किया करते थे, जो हब माना जाता था, लेकिन अब हाँ, बिल्कुल ठीक बात है सोनाली। इसमें पिछले अगर हम पास्ट रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आज से 2 साल पहले अगर हम 2 साल या 3 साल पीछे जाते हैं तो एक यूके अपने आप में बहुत बड़ी प्रेफरेंस होती थी हर स्टूडेंट की, क्योंकि इजी एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मिलता था, वर्क परमिट्स मिलते थे, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स। लेकिन इस टाइम पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट्स बंद होने के कारण स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस काफ़ी अब उतनी नहीं रही है यूके के लिए। वैसे ही सिमिलरली इट्स मूविंग टू दी ऑस्ट्रेलिया एज वेल। वहाँ पे भी प्रेफरेंस पहले के कंपैरिजन में कम देखी जा रही है, रुझान जो स्टूडेंट्स का है वो कम देखा जा रहा है। तो आप मानते हैं कि वर्क परमिट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है अगर हम फॉरेन स्टडीज को कंसिडर करें? बिल्कुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है वर्क परमिट का। स्टूडेंट ने इतना इन्वेस्ट किया, उसने इतनी अच्छी स्टडीज़, इतनी अच्छी नॉलेज गेन करी, स्किल्स गेन करी, तो अगेन अगर वो इंडिया आ जाता है तो वो अपनी स्किल्स शायद इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा इंडिया में, क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर अगेन इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, जहां आपको एकदम से जॉब मिलना इट्स डिफिकल्ट। लेकिन वहाँ प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, आपकी स्किल्स ग्रूम करने का आपको टाइम मिलता है। अगर आप वहाँ के कल्चर में पढ़ रहे हैं तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि वाकई ही वर्क परमिट एक बार आप अवेल करेंगे और उससे आपकी स्किल्स बड़ी डेवलप होंगी। वीरेंद्र जी, वर्क परमिट से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलती है? अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्स मिलता है अगर आपके पास वर्क परमिट हो? जी बिल्कुल, देखिए सोनाली जी, आई एम कम्प्लीटली एग्रीड। जैसे पीयूष जी ने इसके बारे में बताया कि अब सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया और गेटिंग वीज़ा एंड शोइंग योर ऑल फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स
एडमिशन, वीज़ा प्रोसेस कुछ कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका, इंग्लैंड की बात करें तो थोड़ा सा मतलब ये है कि टफ़ हो गया है। तो जैसे न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अगर हम जाते हैं वहाँ पे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर कम्यूटिंग फॉर द यूनिवर्सिटी टुवर्ड्स दैट साइड। तो वहाँ पे ये है कि एक स्टूडेंट के लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता कि सारे फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है वो अकेला फुलफिल कर पाए। तो अगर कुछ वर्क परमिट मिल जाए तो इजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए कि इन ए वीक वो स्टडी भी कर सकता है और कुछ टाइम पार्ट टाइम काम करके ही कैन अर्न समथिंग। और थोड़ा सा मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा हेल्प ही कैन हेल्प हिमसेल्फ। उसकी जो फीस भरनी है, जो भी कोर्सेज का जो खर्चा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसीलिए जैसे पीयूष जी ने बताया कि अभी स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस ये ज़्यादातर रहती है कि वर्क परमिट हो और काम करने की जो एक उनको एक परमिशन इन ए वीक कुछ आवर्स की जो मिल जाए, इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल फॉर देम। हाँ बिल्कुल। पीयूष जी, पार्ट टाइम जॉब्स स्टूडेंट्स काफ़ी पसंद करते हैं वहाँ पे करना, तो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग नॉर्म्स हैं, किसी कंट्री में अलाउड है या नहीं है, कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी होता है? बिल्कुल सोनाली जी, इस चीज़ का बिल्कुल क्राइटेरिया है। अगर हम हर कंट्री की बात करें तो हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, लेकिन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करती हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए अलाउड हैं आप वहाँ पे वर्क करने के लिए अपनी स्टडीज़ के साथ साथ। जनरली वो ड्यूरेशन 20 आवर्स पर वीक रहती है एज अ स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, लेकिन किसी किसी केस में वो जैसे अब ऑस्ट्रेलिया ने जो आपका इम्प्लीमेंट किया वो ये किया कि फोर्टनाइट, दैट इज़ 15 डेज में आप 40 आवर्स वर्क कर सकते हैं। वैसे ही अगर कुछ कंट्रीज़ की हम बात करें कि पार्ट टाइम वर्क परमिट है या नहीं है, तो सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लीगली स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड टू वर्क वाइल दे आर स्टडिंग। जी। क्या कोई सेट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? मतलब कोई स्टैंडर्ड नंबर है कि आप एक बारी में इतनी ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सोनाली, देखिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी तरह का। कोई भी कंट्री आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है इस चीज़ के लिए, लेकिन अगेन एक ये एथिकली और मॉरली हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पहले इस पे प्रॉपर रिसर्च करें। अपना रिसर्च करने के बाद हम अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। इट कैन बी एनी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ज़्यादा अप्लाई ना करके हम अपना फोकस्ड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जहां हमारा पर्पस सॉल्व होता है, हमें कोर्स मिलता है, और उसी से ही हम प्रोबेबली करें इंस्टेड कि हम 20 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके, क्योंकि जाना सोनाली फिर भी स्टूडेंट को एक ही यूनिवर्सिटी में है जी। तो हर तरह से वर्क बढ़ता है हर जने का, राइट। वीरेंद्रपाल जी, अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो फाइनेंशियली क्या कोई बर्डन पड़ता है? हर उसकी अलग अलग फीस को देखते हुए स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, कि कम से कम यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करें कि एक साथ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें जिससे उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं? देखिए मैम, अभी पीयूष जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वन टाइम में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, आपने जो फाइनेंसिस जो आपने शो करने हैं और जो आपका प्रोसीजर है, इट बिकम्स बिट टफ। सो वी शुड ट्राई, स्टूडेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पे उनको पॉसिबिलिटी लगे तो कम से कम यूनिवर्सिटीज़ को देखें, और जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो एडमिशन की तो वहाँ के लिए मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज इट बिकम्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, क्योंकि आप बार बार जब अप्लाई करते हो, फॉर्म भरते हो, आपके रेफरेंस चेक्स हैं, बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो वो बहुत सारा आपने एसेट्स शो करने हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो पीयूष जी ने बिल्कुल सही कहा, आई एग्री टू दैट, कि कोशिश करें जहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपकी एडमिशन में, और जहाँ पे आपको लग रहा है आपका केस बहुत अच्छे से कंसीडर किया जा सकता है, वी शुड ट्राई फॉर दैट ऑप्शन। जी। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं हेमंत हिसार से। हेमंत, पूछिए अपना सवाल। मैं +2 नॉन मेडिकल में पढ़ रहा हूँ, अभी मतलब होने वाला हूँ। तो +2 नॉन मेडिकल के बाद मैं कहाँ जा सकता हूँ इंजीनियरिंग के लिए? किस कंट्री में मेरे लिए ज्यादा बेस्ट ऑप्शंस है? कौन सी, कहाँ से बीटेक करने से मुझे बेनिफिट मिलेगा बैचलर डिग्री करने से, और जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी आगे? पीयूष जी। देखिए हेमंत जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एक का ही कंसर्न रहता है कि मैं अगर बीटेक करूं या मेरा बच्चा बीटेक करे, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या वो मेरे लिए जॉब प्रोस्पेक्ट पर्पस से अच्छी है या मेरे क्या बेनिफिट हैं। तो हेमंत जी, आप हर कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज जहां आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बीटेक के लिए, लेकिन अगेन आपके कोर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री सिलेक्ट करने वाले हैं। आई टेल यू विद द रीज़न और विद द एग्जाम्पल। देखिए, जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
यूके एंड कनाडा, दीज आर कॉस्टली कंट्रीज जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग अब किस स्पेसिफिक फील्ड और स्ट्रीम में है, जैसे अगर हम बात करें मैकेनिकल में, ऑटोमोटिव में, तो जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज जहां आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंजीनियरिंग के लिए स्पेशलाइजेशंस के साथ। और जब हम बात करते हैं फीस की, तो जर्मनी इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल। तो अगेन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रोफाइल और आपके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स आपको कहाँ लेके जा रहे हैं और कहाँ सूट करते हैं। शायद ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, काउंसलर से मिलके, एक करियर मेंटर से मिलके आप इस बारे में डिस्कस करें और अपनी प्रोफाइल को चेक करें, और वो आपको पॉसिबिलिटीज़ बताएगा इस बारे में। हेमंत, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिनके लिए स्टूडेंट्स को अपीयर होना होता है अगर वो विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो? देखिए मैम, डिपेंड करता है क्योंकि किस एरिया में हम जाना चाहते हैं। मैनेजमेंट का एरिया है, इंजीनियरिंग का एरिया है, साइंसेस का एरिया है, तो टेस्ट जो है वेरी करते हैं। अदरवाइज जो काफ़ी कॉमन टेस्ट हैं, जी मैट है, GRE है, आइल्स है, टॉफल है, एक MCAT है, दैट इज़ मेडिकल असेसमेंट बेस्ड टेस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में हम जाना प्रेफर कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उससे जो भी रिक्विजिट टेस्ट होगा पर्टिकुलर कंट्री का, यूनिवर्सिटी का, हमें उससे अपीयर होना पड़ता है। जी, पीयूष जी, आप हमें ये बताइए कि टेस्ट स्कोर्स की कितनी अहमियत है, कि स्टूडेंट का कितना स्कोर है उससे कितना फर्क पड़ता है उसके एडमिशन प्रोसेस में? देखिए, बहुत बड़ी अहमियत है टेस्ट कोर्स की। जब हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, जैसे वीरेंद्र पाल जी बता रहे हैं कि अपने आप में हर तरह के टेस्ट, वेरियस टेस्ट हैं, GRE, GMAT, SAT, फिर आपके लैंग्वेज टेस्ट हैं, IELTS, TOEFL एंड योर PTE। तो बहुत सारी तरह के टेस्ट हैं जैसा वीरेंद्र जी ने बताया। अब उसकी अहमियत हर कंट्री के लिए अलग अलग है। शायद अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में जा रहे हैं तो आपको +2 के बाद SAT, या बैचलर्स डिग्री में जा रहे हैं और US जाना पसंद कर रहे हैं, या टॉप यूनिवर्सिटीज़ UK, कुछ यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ UK में मांगती हैं SAT को, जी। या कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपकी SAT की इंपॉर्टेंस है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी फाइल को या आपकी एप्लीकेशन को, जब आप अपना एकेडमिक के लिए ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे ही लैंग्वेज टेस्ट की अपनी अहमियत है। कुछ कंट्रीज सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट पे ही, लैंग्वेज टेस्ट के बेस पे रादर आपको एडमिशंस देती हैं और आपके एकेडमिक्स के स्कोर्स पे देती हैं। तो हर बैचलर्स के लिए जनरली हर कंट्री का 6 ओवरऑल 5.5 का ऑन एन एवरेज रहता है, और 6.5 एंड 6 इंडिविजुअल का मास्टर्स कोर्सेज के लिए रहता है। आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है दैट इज वेरी वेरी कंपलसरी, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में। लेकिन SAT जो है, या GRE है जो ग्रेजुएट्स जाते हैं, या GMAT है जो मैनेजमेंट के लिए मास्टर्स करने जाते हैं, वो सिर्फ US और कुछ कंट्रीज टॉप कॉलेजेस के लिए ही सिर्फ प्रेफर्ड है। जी पीयूष जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विकी। विकी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम, मैं तुर्की दादरी से बोल रहा हूँ जी। नमस्ते, क्या है आपका सवाल? सर, मेरा ये सवाल है कि मैं मेरा ब्रदर इन लॉ सर ऑस्ट्रेलिया रहता है। हाँ जी जी, पूछिए। तो मैं अपनी वाइफ को सर स्टडी वीजा लगवाना चाह रहा हूँ। जी वीरेंद्र जी, डिपेंडेंट मेंबर्स के लिए या फिर कोई ऑलरेडी फॉरेन में हो तो उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टडी वीजा के लिए, जैसा कि हमारे कॉलर ने पूछा? देखिए मैम, उसके लिए ज़रूरी है कि ये देखना पड़ेगा। आई थिंक इनके आपके ब्रदर हैं वहाँ पे? हेलो? हाँ जी, विकी जी के ब्रदर हैं वहाँ पर और वो अपनी वाइफ के लिए स्टडी वीजा चाह रहे हैं। हेलो? ओके ओके, वाइफ के लिए स्टडी वीज़ा चाह रहे हैं। तो उसके लिए ऐसा है कि जो जैसे स्पाउस है, तो सबसे पहले तो जो उनकी वाइफ है उनके लिए जो है स्पाउस वीज़ा वो वहाँ से अप्लाई करेंगे। और अब ये डिपेंड करता है कि जब स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली वही एक प्रोसेस रहेगा कि किस कोर्स में जो एडमिशन फ़ीस भरनी पड़ेगी, जो इनका इंश्योरेंस का प्रोसेस रहेगा, देन अकॉर्डिंगली इट विल डिपेंड और क्या उनकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने फुलफ़िल करनी है वीज़ा की प्रोसेसिंग में, तो ये डिपेंड करेगा। लेकिन ये है कि ये प्रोसेस वहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई मेंबर आपका वहाँ हो, ही कैन स्टार्ट इट फ्रॉम देयर। लेकिन यहाँ से जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, दैट विल ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जी, हम बात कर रहे थे एकेडमिक्स के बारे में, तो प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशंस कितना मैटर करती हैं आपके फॉरेन यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन में? पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैम, एकेडमिक्स आपका बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। आप चाहे अपनी 12th की बात करें या अपनी
आप ग्रेजुएशन की बात करें तो उसके स्कोर्स अपने आप में एक अहमियत रखते हैं। अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं, एक ग्रेजुएशन, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, तो आपको मिनिमम 60% आपका होना जरूरी है अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। कोई कोई यूनिवर्सिटी 65 भी मांगती है आपसे ग्रेजुएशन में। वैसे ही अगर हम +2 की बात करें तो मिनिमम आपका जितना अच्छा स्कोर होगा उतने आपके स्कॉलरशिप्स के चांसेस ज़्यादा हैं, और ट्रस्ट मी उतना ही आपको पॉसिबिलिटीज़ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स की ज़्यादा हैं। तो इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एकेडमिक्स। जी वीरेंद्र जी, जब हम बात कर रहे थे फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट की, तो इंग्लिश में फ्लुएंसी कितना मैटर करती है, और क्या अलग अलग कंट्रीज में फॉरेन लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं जिनका टेस्ट लिया जाता है? बिल्कुल मैम, आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले पीयूष जी ने भी बताया था कि जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज जो टेस्ट है, नाउ इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वीज़ा के लिए। तो जैसे आइल्स है, टॉफल है, तो इंग्लिश में जो प्रोफिशिएंसी है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एडमिशन के लिए क्या है कि ये एक हमारा एक स्टैंडर्डाइज क्राइटेरिया है जिसको हर एक यूनिवर्सिटी कंट्री है जो फॉलो करती है कि स्टूडेंट शुड हैव दैट मच ऑफ लेवल वेयर ही इज़ able to grasp the information and he is able to speak and you know कि जो वहाँ की कम्युनिटी है उस लैंग्वेज में जो अच्छे से है आपको अडेप्ट कर सकता हो। तो उसमें जो स्कोर्स हैं वेरी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि जैसे आपका आइल्स है तो आइल्स में आपके मतलब मिनिमम 6 बैंड हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो और भी अच्छा है। ऐसे ही अगर हम यूके की बात करें या और कंट्रीज़ की टॉफल का है तो ये वेरी करता है। बट ओवरऑल अगर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अगर हम देखें तो लैंग्वेज टेस्ट है, इट हैज़ नाउ बिकम completely integral part of the process of the admission। जी पीयूष जी, इस पूरी चर्चा में एक बहुत अहम सवाल शायद छूट गया है कि वो बेसिक प्रोसीजर क्या है जहां से स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एक बार प्रोसीजर को थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सोनल जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एग्री विद यू कि ये छूट गया था हमारा। तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार प्रोसीजर बता देता हूँ, हाउ टू अप्लाई टू वेरियस यूनिवर्सिटीज़ इन वेरियस कंट्रीज। प्रोसीजर हर एक के लिए कॉमन है। सबसे पहले आप अपने टेस्ट्स कंप्लीट करिए, जहां उसके रिक्वायरमेंट देखिए यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट है तो आईएलटीएस इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट। टॉयफल भी बहुत सारे कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं टॉयफल को। पीटी इज़ न्यू एमर्जिंग टेस्ट, जो अभी नया टेस्ट आ रहा है मार्केट में, दैट इज़ पीटी, पियर्सन टेस्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। सो इंग्लिश। सो अब क्या है, इनकी सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें और अपना टेस्ट के लिए अपनी लैंग्वेज टेस्ट को अपीयर करें। कोई और रिक्वायरमेंट है जीआरई, जीमैट, सैट की, उसको भी अपीयर करें। एंड इसके बाद, ये सब करने के बाद जो आपका सेकेंडरी पार्ट रह जाता है वो ये रह जाता है कि यू जस्ट अप्लाई विद द एकेडमिक्स। यू जस्ट अप्लाई विद ऑल द एकेडमिक्स टू वेरियस यूनिवर्सिटीज। अपनी फॉर्म्स भर के और एकेडमिक्स भेजें, और जैसे ही वहाँ से ऑफर लेटर आपका आता है, ऑफर लेटर आने के बाद आप अपनी फर्दर वीज़ा प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं। एंड एज सुन एज यू गेट द वीज़ा, यू आर रेडी टू फ्लाई। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, वीजा के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं? देखिए मैम, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है देन वी हैव टू एनालाइज कि किस पॉइंट पे जो है, किस रीज़न की वजह से जो है वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। क्या कोई रॉन्ग कोर्स जो आपने चूज़ किया है, आप कुछ कंडीशन जो है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या वो फाइनेंसिस से रिलेटेड है, या जैसे अभी पीयूष जी ने बताया कि जो भी रिक्विजिट एग्जामिनेशन है या टेस्ट हैं आपने क्लियर करने हैं, जो मैंडेटरी टेस्ट हैं, वहाँ पे आपका स्कोर है जो लैग कर रहा है, तो हमें वो रीज़न देखना पड़ेगा। एंड आई थिंक उसके बाद अगर मान लीजिए रिजेक्ट होता है तो हम वो सारी डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करके, एंड इफ़ वी कंप्लीट दैट डॉक्यूमेंटेशन अगेन, तो दोबारा से हम अपने केस को जो है रिव्यू कर सकते हैं, रीफाइल कर सकते हैं। जी, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? वीज़ा रिजेक्शन की वजह क्या हो सकती है और रीअप्लाई करने में क्या दिक्कतें, या किस तरह से कर सकते हैं इजीली? देखिए, बहुत कुछ तो हमें वीरेंद्र जी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ एडअप मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आपके एकेडमिक्स के अलावा आपके फाइनेंशियल्स भी उतना ही मैटर करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी को काउंट करने में। अगर आपके फाइनेंशियल्स, आपके एकेडमिक्स अप टू मार्क हैं, तो आपके लिए थर्ड कंडीशन जो रह जाती है, दैट इज़ योर इंटरव्यू पार्ट। कई बार आपका इंटरव्यू लिया जाता है आपकी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए, वेदर यू आर राइट कैंडिडेट जो स्टडीज पर्पस से जाना चाह रहे हैं एंड यू डोंट हैव एनी इंटेंशन टू सेटल अप देयर। तो ये तीन चीज़ें हमें बड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं, एकेडमिक्स, आपका फाइनेंशियल्स, और थर्डली आपका इंटरव्यू पार्ट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर ऑल दीज थ्री थिंग्स।
पीयूष जी, आपके पास स्टूडेंट्स आते रहते होंगे, तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, आप किस तरह से उन्हें सॉल्व करते हैं? मतलब बेसिक दिक्कतें जो आती होंगी अमूमन तौर पर, वो क्या रहती हैं? देखिए, जो बेसिक दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को, वो सबसे बड़ी ये आती है कि स्टूडेंट अपना माइंडसेट जरूर बना के आ रहा है कि मुझे फॉरेन कंट्रीज में स्टडी पर्पज से जाना है, लेकिन उनको कोर्स सिलेक्शन में, एक काउंसलिंग की अपने आप में बहुत बड़ी अहमियत होती है इस स्टेज पे। कोर्स सिलेक्शन में उनको, कोर्स सिलेक्शन के बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, और उनको कोर्स के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर एंड वीज़ा के लिए अप्लाई करने के मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, इन सब की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसके लिए दे रियली रिक्वायर द हेल्प ऑफ काउंसलर्स, जिसके लिए वी आर देयर टू हेल्प देम ऑलवेज। वीरेंद्र जी, आप भी एक काउंसलर हैं, आप भी स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं, तो आपने कुछ परेशानियां फेस की हो जो पीयूष जी से अलग हो? कोई स्टूडेंट्स को वीज़ा से रिलेटेड दिक्कत, अपने माइंडसेट के अलावा कोई और टेक्निकलिटीज़ में कोई दिक्कत आती हो? बिल्कुल, काफ़ी हद तक तो खैर पीयूष जी ने सही बताया है इन चीज़ों के बारे में। बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ऑल्दो क्या है कि एक बड़ी कन्फ्यूजन वाली स्टेट होती है कि जैसे अभी पीयूष जी ने बताया कि किस कोर्स में जाना है, किस यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले आई थिंक ये है कि हमें खुद अपने आप को, आई थिंक वी नीड टू गेट आवर सेल्फ टेस्टेड ऑन कपल ऑफ पॉइंट्स, चाहे वो हमारा इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली हमारा एप्टीट्यूड क्या है, किस तरह की हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, किस तरह के हमारे स्किल्स हैं, जिसके बेसिस पे हमें एक डायरेक्शन मिल सकती है कि फर्दर जो है मैनेजमेंट लाइन में हम अच्छा करेंगे, या इंजीनियरिंग लाइन में, या आर्किटेक्ट लाइन में, या साइंसेस वाले एरिया में अच्छा करेंगे। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उनका एक बेसिकली क्या है, मोर और लेस उनकी एक सब्जेक्टिव फीलिंग, एक विश होती है कि मैंने ये करना है, वो करना है। लेकिन अगर मेरे ख्याल से थोड़ा सा उस पर काम कर लिया जाए, एप्टीट्यूड टेस्टिंग के जरिए वी कैन गेट टू नो सो मैनी एरियाज कि हमारी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम वो कोर्स चूज करते भी हैं, हमारे लिए कितना कंपेटेबल रहेगा और हम उसमें कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक ये फैसिलिटी है जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज दे जस्ट जंप ऑन द कंक्लूजन कि मैंने ये करना है, ये करना, आउट ऑफ दीज 3 ऑप्शन मैंने ये चूज करना है। लेकिन पहले मेरे ख्याल से अगर मैंने कुछ चूज करना है, तो मेरे ख्याल से पहले ज़रूरी होगा कि मैं अपने आप को एनालाइज कर लूँ, एक काउंसलर के पास जाके एप्टीट्यूड टेस्टिंग करवाऊँ, मैं देखूँ कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी लैंग्वेज की स्ट्रेंथ है या नहीं, मैनेजमेंट एरिया की स्ट्रेंथ है या नहीं, या टेक्निकल एप्टीट्यूड मेरा कैसा है। तो आई थिंक एक अच्छा डिसीजन जो है हम ले सकते हैं। जी, पीयूष जी, ये बताइए कि स्टूडेंट्स की बेसिक इंटेंशन क्या रहती है विदेश में जाके पढ़ाई करने के लिए? बेसिक इंटेंट, किस इंटेंट से वो जाना चाहते हैं अब्रॉड? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हम इंटेंशन की बात करते हैं, टू बी वेरी ट्रू सोनल, हर जने की अपनी अपनी इंटेंशंस हैं जाने की, बट प्रोबेबली जो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ से माइग्रेट करता है या यहाँ से स्टडी वीज़ा पे जाता है, वो अपना स्टडी पर्पस उसका मेन इंटेंशन रहता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसका स्टडी के अलावा ये इंटेंशन भी रहता है कि मैं वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर को लूँ, वहाँ के कल्चर को सीखूँ, वर्क कल्चर को स्पेशली लर्न करूँ, और वर्क कल्चर लर्न करने के बाद और कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मैं इंडिया वापस आके उसको इम्प्लीमेंट करूँ। वाइस वर्सा, वेयर एज कुछ स्टूडेंट इस इंटेंशन से भी वहाँ एंटर करते हैं कि वहाँ वो सेटल हो जाएं। तो देयर आर वेरियस इंटेंशंस, हर एक की इंटेंशन अलग अलग है और कोई इसका पैरामीटर नहीं है जज करने का। जी, अब हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, तो शॉर्ट में आप दोनों से, वीरेंद्र जी पहले आपसे, फिर पीयूष जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेसिक जो टिप्स हैं एक प्रिसाइज में बताइए कि क्या एक छोटा सा गुरु मंत्र है जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे विदेश जाके पढ़ाई करने के लिए? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो एक लाइफ का एक अच्छा विज़न और अच्छा एम बनाएं, और उस एम को फुलफिल करने के लिए हमें जो मेहनत करनी है, जो डिसिप्लिन वे से हमें स्टडी करनी है, उस पैटर्न से हम स्टडी करें। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे पीयूष जी ने भी बताया कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, चाहे वो हमारी लैंग्वेज है, हमारा एप्टीट्यूड है, हमारी रीजनिंग है, बहुत सारे स्किल्स हैं जो हमें चाहिए वहाँ पे अडेप्ट करने के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छे से ढालने के लिए। तो ज़रूरी ये है कि जो भी आप स्टडी करो टिल 10th टिल +2, आप अपनी लैंग्वेजेस को, आप अपने जो अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, साइंसेज हैं, अच्छे से इस पे वर्क करिए। जनरल नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, सो दैट अगर हम compete करते हैं किसी भी स्टेज पे जाने के लिए, हम अच्छा स्कोर करें और वहाँ पर भी जाके पढ़ाई करें और अच्छे से मतलब जो है अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कि हम एक स्टेज पे सोचें कि ये ऑप्शन नहीं हुआ
एडमिशन नहीं मिला प्लस टू के बाद कि चलो अब्रॉड का ट्राई करते हैं, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन ट्राई, दिस इज समथिंग यू मेक एन एम एंड स्टेप बाय स्टेप आप इसको अच्छे से मेहनत करके अप्रोच करें एंड आई थिंक यू कैन डू वेरी वेल इन लाइफ। जी पीयूष जी, आप भी यही मानते हैं कि मेक इट एन एम रादर देन एन ऑप्शन? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं वीरेंद्र जी से बहुत ज़्यादा एग्री हूँ। बहुत कुछ उन्होंने कवर करके और बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। इसमें कुछ चीज़ें जो मैं भी ऐड करना चाहूँगा, वन ऑफ द थिंग इज सिलेक्शन ऑफ राइट कंट्री, राइट यूनिवर्सिटी एंड राइट कोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। काउंसलिंग का पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किससे काउंसलिंग ले रहे हैं, कितनी आपको रियल काउंसलिंग मिल रही है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी, कुछ और होगा। it's very easy to judge this thing कि whether person is guiding you right or wrong. You have to do lots of research work on this. अपना खुद रिसर्च करिए, नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। जैसे ही कोई आप कहीं से काउंसलिंग रहते हैं उनकी बातों को वेरीफाई करिए। एंड अगर अपनी काउंसलिंग, आपकी सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, सिलेक्शन ऑफ कॉलेज आपका बिल्कुल ठीक है विद राइट कोर्स एंड राइट कंट्री, सो यू विल बी ऑलवेज हैविंग अ विन विन सिचुएशन। जी जैसे कि वक्त की हमारे पास कमी है तो आज की हमारी चर्चा में इतना ही। वीरेंद्र पाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुरु मंत्र में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और सभी स्टूडेंट्स के लिए हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें हमारे आज के एपिसोड से वो सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो कि उनके मन में उठते हैं फॉरेन स्टडीज को लेके। आप देखते रहिए फोकस हरियाणा। नमस्कार।